स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे INX मीडिया केस के ऊपर, यानी पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम के ऊपर। तो दोस्तों INX मीडिया केस है क्या और कैसे चिदम्बरम इसमें इंटरफेयर हुए, कैसे उनका नाम आया, पूरे डिटेल्स में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और पूरे बारीकी से समझेंगे कि क्या है ये केस, कैसे आया केस। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि ये पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जानते हैं INX मीडिया केस है क्या, वो कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले INX मीडिया एक कंपनी थी जो मीडिया से रिलेटेड थी और वो 2007 में कांग्रेस गवर्नमेंट के दरमियान ये बनी। तो 2007 में इस INX मीडिया के मालिक था जिसका नाम था पीटर और इंद्रानी मुखर्जी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उन्होंने ये कंपनी फॉर्म की और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उनके ही बेटी यानी शीना के मर्डर केस का उनके ऊपर चार्ज लगा। शीना बोरा मर्डर केस भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उसके ऊपर इन दोनों का चार्ज लगा, पीटर और इंद्रानी के ऊपर मर्डर केस का। तो इस तरह से ये कंपनी सुर्खियाँ में आई। उसके बाद जब कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ी कि किस तरह से उसको फंड जुटाया जाए, तो आपको जैसे पता है कि जब भी कोई किसी बाहरी से हम लोग फंड लेते हैं तो सबसे पहले FDI आता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हम लोग ले सकते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट्स थे। एक था ऑटोमेटिव रूट और दूसरा था अप्रूव रूट। ऑटोमेटिव रूट में गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती थी, नो गवर्नमेंट परमिशन, उसमें परमिशन भी ज़रूरत नहीं था। और अप्रूव रूट में गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता था। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि आपको मीडिया केस में गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि मीडिया पारदर्शिता होती है और अगर इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो उसको दूसरे और भी बाहर के लोग चलाना शुरू कर देंगे, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक बॉडी फॉर्म की, उसका नाम पड़ा FIPB, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड। इसके तहत आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो तो इस बॉडी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये बॉडी ऑटोमेटिव रूट से इसको अप्रूव करवाएगी। तो सबसे पहले इन 2007 में INX मीडिया गई FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड के पास और उन्होंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे रेज करने हैं। तो उन्होंने 3 कंपनी के नाम बताए ये INX मीडिया ने कि मुझे इससे पैसे रेज करने हैं फॉरेन से। एक था डनरन, एक था NSRPE और एक था न्यू वेरोन प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड। तो इन 3 से वो बोले कि मुझे पैसे रेज करने हैं। तो FIPB ने कहा ठीक है आप रेज करो, लेकिन उसको परमिशन दिया 4.60 करोड़ का, यानी 4.62 करोड़ का उनको परमिशन मिला कि आप इतने का ही आप रेज कर सकते हो। तो दोस्तों हुआ क्या, उसके बाद उसने डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में भी उनको रेज़ करने का परमिशन बोला कि मुझको डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में भी रेज़ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जैसे कि एक कंपनी है A नाम की कंपनी जो कि फॉरेन कंपनी है और B जो है वो इंडियन कंपनी है। तो क्या हुआ, अगर A कंपनी फाइनेंस करती है, फंड रेज़ करती है B कंपनी के बाद, तो B कंपनी क्या करता है, वो उसका कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट C कंपनी को इन्वेस्ट कर देता है अपना। तो ये होता है डाउन स्ट्रीम, यानी इससे ले करके फिर उसको दूसरे जगह इन्वेस्ट करना, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो INX मीडिया ने बोला FIPB से कि मुझे डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी करना है कुछ पार्ट्स, ताकि मैं इससे ले करके INX मीडिया से ले करके माफ़ करिएगा INX न्यूज़ पे इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस था, ये जो इन्वेस्टमेंट का परमिशन लिया, उसको नकार दिया गया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था रूल, जो कुछ यहाँ तक तो केस था सिंपल कि ये ऐसे हुआ, तो इसमें कोई भी गलत नहीं था। उसके बाद और मैं एक आपको बता दूं कि जब भी कोई शेयर इशू होता है उसका फेस वैल्यू 10 रुपये ही होते हैं, और 10 से जैसे कि आप उसको 400 में या 800 में बेचोगे तो जो बाकी के जो 390 होते हैं या 790 होते हैं वो कंपनी का रेपुटेशन वैल्यू होता है, यानी कंपनी का किस तरह का
मार्केट में डिमांड है उसके ऊपर कंपनी चार्ज करती है। तो इस तरह से शेयर का इशू होता है। तो सबसे पहले परमिशन मिला था, आप पहले नोट कर लीजिए कि परमिशन मिला था 4.60 करोड़ का, और बट उसने रेज़ किए 305 करोड़, 305 करोड़ के रेज़ किया उसने पर 800 रुपये पर शेयर का, 800 रुपये पर। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, 800 रुपये पर शेयर कर ही सकता है, इसमें कोई इलीगल नहीं है। लेकिन इलीगल यहाँ पे आया कि 305 करोड़ का जब उसने इशू किया शेयर, फंड रेज किया 305, जबकि मिला था उसको 4.62 करोड़ का ही मात्र। तो और उसके बाद उसने डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने दूसरे कंपनी INX न्यूज़ पे 26% ऑफ इन्वेस्टमेंट उस पर इन्वेस्ट कर दिए। ये भी इलीगल था क्योंकि उसको डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन नहीं मिला था। फिर उसके बाद इस सब केस के जरिए जब इलीगल हुआ तो इनकम टैक्स के पास इसका न्यूज़ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने FIBP क्वेश्चन किया, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड को क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा, आपके नज़र में इस तरह का जो पूरा मसला है, आप इसके जवाब मुझे दीजिए कि कैसे हुआ ये। तो FIBP ने INX मीडिया को क्वेश्चन किया कि तुमने ऐसा क्यों किया विदाउट परमिशन का। तो उसके बाद से ये केस चलने लगा। तो आपको मैं बता दूं कि INX मीडिया ने फिर उसके बाद INX मीडिया के जो ऑनर थे इंद्रानी और पीटर, तो फिर उन्होंने किसी तरह से इसको केस को सलटाया और किसी तरह से उसमें अपने जवाब दे करके उसको रोक दिया। तो फिर भी लेकिन वो केस चलता रहा क्योंकि इनकम डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट वो उसके जवाब से खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फिर उसके बाद उसने एक कंपनी हायर की। अब मैं बताता हूँ कि P चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम इस सारे मसले में आए कैसे। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी हायर की एज ए कंसल्टेंट, जिसका नाम था चेस मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर थे P चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम। P चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम उसके डायरेक्टर थे। तो INX मीडिया ने ये कंसल्टेंट हायर किया। क्यों हायर किया? क्योंकि वो देखा कि वो P चिदम्बरम के बेटे हैं, वो वित्त मंत्री उस समय के थे, वित्त मंत्री के बेटे हैं तो पावरफुल है, तो इसको हायर करते हैं ताकि ये हमारे फ्यूचर में मदद कर सके, इस सब केस से निकल सके। तो इस वजह से उन्होंने ये हायर किया चेस मैनेजमेंट, यानी कार्तिक आर्यन को। उसके बाद कार्तिक आर्यन ने ये सजेशन दिया कि आप दोबारा अप्लाई करें। FIBP ने बोला कि आप दोबारा से अप्लाई करो मेरे को, इसके ये जो सारा हुआ प्रोसेस, इसको दोबारा से अप्लाई करो। फिर क्या हुआ, INX मीडिया ने फिर से दोबारा अप्लाई किया, इस बार उसको अप्रूव कर दिया गया। मतलब ये लॉजिक देखिए कि पहले 4.62 करोड़ का ही परमिशन मिला, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा अप्लाई किया तो पूरा का परमिशन मिल गया उसे। तो ये तो सबसे पहले इलीगल था कि मतलब फिर से दोबारा मिल गया। और उसके बाद से जो परमिशन डाउनस्ट्रीम का परमिशन इन्वेस्टमेंट का नहीं था 26%, उसने उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसके ऊपर भी ये इलीगली था। उसके बाद आया CBI ने सबसे पहले FIR दर्ज की चेस मैनेजमेंट के खिलाफ। क्यों दर्ज की? क्योंकि उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। कार्तिक चिदम्बरम ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया क्योंकि उनके पिता जो P चिदम्बरम थे वो उस समय के वित्त मंत्री थे। तो इस वजह से लगा कि इन्होंने पावर का गलत इस्तेमाल किया और FIB को इन्फ्लुएंस किया कि आप INX मीडिया के खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले, जिस वजह से ये सारा मामला ऐसे के वैसे अटका पड़ा था और इलीगली भाव से चला उस तरह से। तो कार्तिक चिदम्बरम इसी वजह से वो इस केस में आए कि उनका कंपनी, एक कंसल्टेंट कंपनी ने उनको ये राय दिया कि इस तरह से चलाइए। इसके बदले में उनको 10 लाख रुपए भी दिए गए, प्लस 305 करोड़ 3.5 करोड़ रुपीज़ भी उनके कंपनी को दिए गए। कौन सी कंपनी को? एडवांस स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग लिमिटेड, इन कंपनी को दिया गया। इनके कंपनी के वो डायरेक्टर नहीं थे। कार्तिक चिदम्बरम डायरेक्ट नहीं करते, वो पीछे से डायरेक्ट कर रहे थे। मतलब उनका नाम था नहीं पर उनके पीछे ये था। तो इस वजह से इलीगली INX मीडिया ने 3.5 करोड़ उनके कंपनी को दिया। इन कंपनी का नाम था एडवांस स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग लिमिटेड। तो दोस्तों इस तरह से पूरा ये मसला चला। उसके बाद फिर ED ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भी उनको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर केस किया कि
इस तरह से उसके बाद अभी भी ये केस चल ही रहा है। तो इस केस में लुकआउट नोटिस भी जारी किया। लुकआउट नोटिस क्या होता है कि जब कोई भागने वाला रहता है, जब संदेह होता है सीबीआई को या फिर ईडी को, तो कोर्ट के जरिए उसको लुकआउट नोटिस दिया जाता है ताकि वो देश छोड़ के ना जा सके। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा केस, ये पूरा मसला चल रहा है अभी कोर्ट में। और अभी अभी जो न्यूज़ मिली है कि दिल्ली हाई कोर्ट से पी चिदम्बरम को अग्रिम जमानत को भी रद्द कर दिया गया है, यानी बहुत ही जल्द हो सकता है कि उनका गिरफ्तारी भी हो सके। तो ये पूरा मसला था जो मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में बताया जाए। थोड़ी लेंदी हुई, पर आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आईएनएक्स मीडिया क्या था, कैसे चिदम्बरम इस केस में आए। तो दोस्तों तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके, और कमेंट करके बताना कि किस तरह से ये आईएनएक्स मीडिया केस चला और आप इससे क्या समझे और आपको क्या राय है इसके बारे में। और तब तक के लिए अगर इस चैनल पे नए हो, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।